हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग 5 से 7 लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे। लेक्चर्स लंबे होंगे और आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है। जिससे भी बच्चे ने बुक्स ली है तो वो बुक्स में आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, बुक से आप पढ़ सकते हो। हम उसके एमसीक्यूज आपको एज अ प्रैक्टिस की फॉर्म में प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएगा वो। मेरे जो साइंस के एमसीक्यूज होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, उसके बाद मैथ की प्रैक्टिस होगी। मेरे जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी होगी, वो आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, और पीडीएफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज की बुक बच्चों ने बाई कर रखी है, तो वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम आपको वहाँ पे वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। आज हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ एक सिंगल टॉपिक दिया हुआ है। और उस टॉपिक का नाम क्या, देखो, इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पढ़ना है हमें। एक तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बताए जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर पॉवर्टी के लिए पढ़ना है हमें, गरीबी के लिए। तो आज आप लोग पॉवर्टी से ही स्टार्ट करने वाले, और आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हमने चीज़ों को पढ़ना होता है बेसिकली। और पॉवर्टी के साथ साथ हम लोग इसी में अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, वो इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, फिर हम इंक्लूजन पढ़ेंगे, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। फिर हम डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फाइनली सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग स्कीमें वगैरह पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतने से टॉपिक में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मे बी इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, बाकी इसको हम लोग एक हफ्ते से पहले पहले ख़त्म कर देंगे, और प्रैक्टिस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी से। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। चाहे 5 दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट आपको ऐसा ही मिलेगा जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखेगा, और इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने हमारी बुक ली है, वो पढ़ रहे हो एमसीक्यू, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी रही बात, जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अपीयर हो रहे हैं 6 तारीख और 6 को आई थिंक एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट। और आई होप कि जिस भी बच्चों ने अच्छे से मेहनत की होगी, तो उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे मेहनत से पढ़े हैं, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और जिस भी बच्चों ने हमसे पढ़ा हुआ है, तो वो उसको बस रिवाइज कीजिए, वहीं से सारा पेपर आएगा, और वहीं से आप एग्ज़ाम क्रैक इजीली कर पाओगे। तो मॉक के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पे मॉक आपको सिर्फ पैसे लूटने के लिए बनाया जा रहा है। मॉक की कोई इनको ये तक नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन कितने कितने डालने हैं। जो मन कर रहा है आउट ऑफ सिलेबस जो भी डाला जा रहा है, तो इससे बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना। जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए, बस यही आपकी तैयारी होती है। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, एंड आई होप कि आप क्लास को पूरा देखोगे और इसको अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करोगे। बाकी इसका पीडीएफ क्लास के बाद आपके बैच, फ्री बैच जो जेकेपी का, वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। और बीएमसी क्लासेस विद अजय जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द पॉवर्टी। तो हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर हम सबसे पहला जो सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेट इज कॉल्ड पॉवर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली गरीबी किसको बोला जाता है, पॉवर्टी है क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको ग्राफ से मेंशन करते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, हम आपको वो पढ़ाएंगे, और वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की। अदरवाइज आप बुक को उठा के पढ़ लीजिए तो टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन बुक में से किस तरीके से किस लेवल का कंटेंट कंप्लीट मिलेगा, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हमें नहीं पता चलता है। चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे देखिए, मिनिमम या बेसिक नीड्स क्या होती हैं हमारी। सबसे जो मिनिमम, जो कम से कम, और बेसिक नीड्स क्या हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, फिर हमें क्लॉथ चाहिए, देन शेल्टर चाहिए। पहले तो ये 3 ही होते थे, जो गरीबी हटाने के लिए हम इसके ऊपर फोकस करते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद फिर से 2 चीज़ें और ऐड ऑन की गई, और यही से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन, लिसन मी केयरफुली, मैंने बोला प्राइमरी एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन।
तो प्राइमरी एजुकेशन तक कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। आप सरकारी स्कूलों में यहाँ तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, और ये भी एक हमारी मिनिमम और बेसिक नीड्स है। उसके बाद बोला गया प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, तो ये तो आपको फ्री मिलती हैं सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों में। तो ये तीन चीज़ें गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है कि फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर सबको मिले, और इसी को अगर जिस दिन ये सबको मिल जाएगा और ये दो नीड मिल जाएगी, उस दिन गरीबी खत्म हो जाएगी। तो जिसके पास ये सफिशिएंट होता है तो वो गरीब नहीं कहलाता। तो मिनिमम नीड्स क्या क्या है, दोबारा से एक बार जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, एंड देन रहने के लिए एक छोटा सा मकान चाहिए, जैसे शेल्टर, मतलब एक छत होना चाहिए सर पे। और दूसरा चौथा पॉइंट क्या है, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। ये 5 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तभी अगर ये सबको मिल पाएंगी तो हम कह सकते हैं कि गरीबी नहीं बची। उसके बाद हम लोग गरीबी को किस प्रकार मेंशन करते हैं, एक तो हम लोग एपीएल में बांटते हैं, एक हम बीपीएल में। एपीएल होता है कि अबव पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन एक डिफाइन की जाती है, वो हर एक कंट्री, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। तो उस पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर ऊपर रहेगा तो वो होगा अबव पॉवर्टी लाइन। एक लाइन होगी, उसको कैसे बनाया जाएगा ये आप आगे भी पढ़ने वाले हो। इसके ऊपर जो भी पॉपुलेशन आएगी वो सारी एपीएल में आएगी, दैट इज कॉल्ड अबव पॉवर्टी लाइन। एंड इसके डाउन में जो आएगी उसको बोला जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं। मतलब एक ऐसी लाइन तय की जाएगी, एक ऐसी लाइन फिक्स की जाएगी कि यहाँ तक जो होगा वो गरीब पे नहीं आएगा, इससे नीचे जो चला जाएगा वो गरीबी से भी नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर जो आएगा वो उस गरीबी से ऊपर आ जाएगा। तो इसके साथ साथ देखिए अब आपको क्या क्या पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ना तो हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, ना ही हम कम पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाए, बस दैट्स ऑल। चलिए, सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है गरीबी लाइन को डिफाइन करने के लिए पहले अलग अलग कमेटी बनाई जाती हैं, फिर उसके रिकमेंडेशन पे नई नई चीज़ें पॉलिसी लाई जाती हैं। तो इसके रिलेटेड भी आपको कुछ कमेटी याद रखना है। पहली तो आपको ये याद रखना है, वाई के अलग कमेटी। तो ये वाई के उनके चेयरमैन थे। इस कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन किया, इसने बोला कि जो पॉवर्टी लाइन होती है, जो भी एक पॉवर्टी लाइन होगी कि ये यहाँ तक जिसके पास होगा वो गरीबी में नहीं आएगा, तो वो किसके बेस पे होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। तो सबसे पहले इसने रिकमेंड किया कि ये कैलोरी के बेस पे होनी चाहिए। कैलोरी क्या होता है, जो भी हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो भी खाने से कैलोरी के हिसाब से इसको मेंशन किया जाना चाहिए। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, इस कमेटी ने बोला कि सबसे पहले अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, सिटी एरिया की बात करें, तो डेली एक आदमी को पर डे कितनी कैलोरी चाहिए, एक आदमी को लगभग 2100 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए, 2100 कैलोरी चाहिए। अगर हम बात करें रूरल एरिया की, मतलब गाँव की, तो उसको एक दिन में 2400 कैलोरी पर डे चाहिए। क्यों, क्योंकि गाँव में लोग काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को कैलोरी में कैलकुलेट किया, कैलोरी के बेस पे कैलकुलेट किया गया। ये किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो आंसर होगा वाई के अलग कमेटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली कमेटी हमने पढ़ी वाई के अलग कमेटी, जिसने बोला कि पॉवर्टी लाइन को किस बेस पे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। उसके बाद 2009 में एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई। कौन सी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। उस कमेटी ने ये बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, हमें किस बेस पे पॉवर्टी निकालनी चाहिए कि कौन कितना खर्चा कर रहा है। डेफिनेटली खर्चा वही उतना करेगा जिस हिसाब से उसकी सैलरी होगी। तो कोई कितना खर्चा कर रहा है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाएगी। मतलब अगर कोई बंदा एक दिन में इतने पैसे खर्च कर सकता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा, इतने नहीं खर्चा नीचे आ जाएगा। इन लोगों ने क्या डिफाइन किया, जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी, इस कमेटी ने ये बोला कि अगर आप सिटी में रहते हो, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप अगर कितना पैसा खर्च करते हो, 33 रुपीज़ पर डे। और अगर मंथली बोले
तो 1,000, अगर आप 1,000 मंथ में खर्चा कर लेते हो तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर और पॉवर्टी लाइन तक पहुंच जाते हो। इससे नीचे नहीं, इससे नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गरीबी में आ जाएगा। इससे नीचे वो पॉवर्टी में आ जाएगा। मतलब पर डे इतना खर्चा कर लेते हो, मतलब कि आपको एक इतना खर्चा मंथली अगर आप कर पाते हो, इतना आपके पास पैसा है तो आप अपनी लाइफ जी सकते हो। आप इतना ही आपको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हम बात करें गांव की, तो इसने क्या रिकमेंड करी है कि गांव में अगर आपको रहना है तो पॉवर्टी लाइन, अगर आप पॉवर्टी हटानी है तो मिनिमम 27 रुपीज़ पर डे। देखो ये जो डाटा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले वाले, ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है, तो ये डाटा चेंज होता जाता है। ये मैं वो डाटे की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो अगर बोला जाए सिटी एरिया, तो सिटी में महंगाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए 1,000 पर मंथ और यहाँ पे 816 रुपये पर मंथ जो खर्चा कर सकता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। एक दिन के लिए इतना खर्चा चाहिए, इतना खर्चा आप कर सकते हो तो आप नॉर्मल पॉवर्टी में आ जाते हो, आप पॉवर्टी से नीचे नहीं हो। तो ये पॉवर्टी लाइन एक डिफाइन की गई कि जो भी बंदा दिन में 27 रुपये खर्च कर सकता है खाने के लिए, जो भी उनको चाहिए उसके लिए, तो वो आदमी पॉवर्टी लाइन तक, मतलब एक पॉवर्टी लाइन है कि यहाँ तक जो आएगा वो गरीब नहीं होगा। इससे नीचे अब मान लो कोई 25 रुपये खर्च कर पाता है, इसके बाद 25 रुपये ही हैं, डैट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया, वो गरीबी में आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से डाटा बनाया जाता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में कौन कौन सी चीज़ आपको खाने के लिए क्या क्या चाहिए, दिन में आपको क्या चाहिए, उन सब का खर्चे अगर उसके रेट के हिसाब से बनाए तो ये बोला गया कि गांव में 27 रुपीज़ हो तो अच्छे से दिन निकल जाएगा पूरा, मंथली 816 रुपये में। और अर्बन की बात करें सिटी एरिया की, तो वहाँ 1,000 रुपया। तो ये डाटा ही पूछा जाता है, पर डे भी पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेटी देखिए। नेक्स्ट कमेटी आती है 2014 में, एक और कमेटी बनाई गई, सी रंगाराजन कमेटी। कौन सी? सी रंगाराजन कमेटी। तो इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ही आपका क्या होना चाहिए, पॉवर्टी लाइन निकलनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी और जो आपकी सी रंगाराजन कमेटी थी, दोनों ने ही रिकमेंड किया कि एक्सपेंडिचर के बेस पे पॉवर्टी लाइन निकाली जानी चाहिए। उससे पहले जो सबसे पहले थी वाई के कमेटी थी, जो वाई के कमेटी थी उसने क्या बोला था, उस कमेटी ने बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कैलोरी के बेस पे किसने रिकमेंड किया था। आई होप कि यहाँ तक समझ पाए होंगे। और इस कमेटी ने जो रिकमेंड किया, इसने क्या बोला, ये 2014 का डाटा है। इसने बोला कि अगर आपको सिटी में रहना है देन आपको 47 रुपीज़ पर डे खर्च करने होंगे, अगर आपको पूरा दिन अच्छे से निकालना है तो। अगर कोई इतना कर पाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। अगर मंथली बोलें तो कितना, 1407 रुपये, 1407 रुपीज़ पर मंथ, और पर डे के हिसाब से 47। एंड अगर आप विलेज में रहते हो देन आप एक दिन में 32 रुपये में गुजारा कर सकते हो, मतलब मंथली 972। तो ये डाटा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से बताता हूँ, पहली कमेटी आई उसने बोला कैलोरी के आधार पे, सिटी एरिया में 2100 कैलोरी पर डे और अर्बन में 2400। दूसरी कमेटी आई सुरेश तेंदुलकर, उसने बोला कि अगर सिटी में रहना 33 रुपये पर डे, मतलब 1000 रुपये मंथली, और अगर आप विलेज में रहते हो तो 27, मतलब 816 रुपये पर मंथ। तीसरी कमेटी आई सी रंगाराजन, उसने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर के आधार पे एक पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाना चाहिए। अर्बन में रहना तो 47, देखो 33 से 47 रुपये हो गया क्योंकि 2014 में महंगाई बढ़ गई। उसके बाद अगर विलेज में रहना तो 27 से 32 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, 27 से अब पहुंच गया 32 रुपये पे। और पर मंथ बोले तो 972, और सिटी में बोले तो 1407। तो ये है आपकी तीनों कमेटी की रिकमेंडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोलता है कि डाटा कलेक्शन कौन करता है। भाई डाटा कलेक्शन कौन करता है, ये डाटा की कलेक्शन कौन करता है, कौन कमेटी होती है जो इसके डाटा को कलेक्शन करती है कि चलिए भाई इस एरिया में इतना पर मंथ पर डे चाहिए या पर मंथ चाहिए। वो डाटा कलेक्शन का काम कौन करता है, वो एनएसओ करती है, एनएसएसओ करती है। कौन? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वो क्या करती है, डाटा कलेक्शन का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि पॉवर्टी लाइन के लिए डाटा कलेक्शन का काम कौन करता है। तो आंसर होगा एनएसएसओ, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी जो रिपोर्ट होती है कि भाई जब डाटा कलेक्शन करते हैं, जब एनालिस करते हैं किस एरिया में कितना चाहिए, सिटी में रहना कितना चाहिए, उसको पब्लिश करने का काम होता है नीति आयोग का। किसको होता है? नीति आयोग का। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
ठीक है। बाकी हम लोग नीति आयोग पढ़ेंगे, 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी पूछा जाता है कौन सी होती है, तो ये बोला जाता है ये कैलकुलेट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी लाइन। इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। जो भी पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई होगी उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएगा तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, वो कितना है, और नीचे आ जाएगा वो भी गरीब, वो गरीब में आ जाएगा, और मिडल में वो गरीब नहीं है, इतना चल जाएगा सिस्टम। मतलब इसको पॉवर्टी लाइन के हिसाब से देखा जाता है कि ये कौन सी इसकी पॉवर्टी है, ये गरीब है, अमीर है, कौन है, इसको सिर्फ पॉवर्टी लाइन के साथ कंपेयर किया जाता है कि ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, इट मीन्स कि ये गरीब नहीं है। ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी फाइंड करने का तरीका होता है। इफ आई टॉक अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, तो हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन की बात आती है तो हर एक आदमी गरीब हो जाता है, हर एक आदमी गरीब हो जाता है, क्योंकि कंपैरिजन कोई ना कोई एक से ऊपर होता है ना। अगर आप एक आदमी को उठा लो, उसकी ए की सैलरी बी से कम है, इसका मतलब ए बी के हिसाब से गरीब है। फिर बी को किसी और से मिला दो उससे हिसाब से, और उसको अंबानी से मिला दो अंबानी से, वो गरीब हो जाएगा। अंबानी को आप लोग बिल गेट से मिला दो तो अंबानी गरीब हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका होता है कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करके निकालोगे उसको बोलते हैं रिलेटिव। देखो रिलेट करना, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी सीधा सिर्फ पॉवर्टी लाइन से कंपेयर कीजिए। अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर नीचे कौन सी गरीबी है पता चल जाएगा। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करो तो उसको कंपैरिजन के बेस पे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, मान लीजिए हमने 300 रुपया हमने फिक्स कर दिया, ये पॉवर्टी लाइन है। मैंने बोला कि जिसकी 300 से ऊपर है, जिसकी 300 से ऊपर है वो अबव पॉवर्टी लाइन है। 300 या 300 से ऊपर वाला उसको मैं बोलूंगा अबव पॉवर्टी लाइन। तो मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकाला। पॉवर्टी लाइन से देखें, अगर मैं यहीं पे बात करूं, मैं बोलूं कि जो बिलो है 300 से वो बीपीएल में आ जाएगा। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी, भाई एपीएल या बीपीएल कौन सी पॉवर्टी लाइन है, ये आपकी, आप बोल सकते हो ये किस पॉवर्टी पे निकाला गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। इसको पॉवर्टी लाइन के आधार पर बनाया गया। लेकिन अगर मैं इसी पॉवर्टी को कैलकुलेट कर लूँ, इसकी प्रॉपर्टी, अच्छा ये बोला कि इफ कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये यही मैंने ऊपर बोला कि वो वाली पॉवर्टी जिसको पॉवर्टी लाइन के हिसाब से निकाला जाए उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या थी। बोला कि इफ वी कंपेयर 300, जो 300 रुपये वाले बंदे को 400 रुपये वाले से कंपेयर करूं तो उसका मतलब ये हुआ कि 300 वाला पुअर हो गया, गरीब हो गया। सो इन केस पॉवर्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। तो अगर यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूँ कि ये बताइए 300 वाला 400 से क्या है, गरीब है, 400 वाला 500 से गरीब है, 500 वाला आगे वाले से गरीब हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करके गरीबी निकालूं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, और अगर मैं लाइन के हिसाब से निकालूं उसको बोलते हैं कौन सी पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे कुछ डाटा है जो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो क्या कहता है, वो कहता है कि वन हु डू नॉट स्पेंड $1.35 पर डे, जो बंदा $1.35 पर डे खर्च नहीं कर पाता उसको क्या बोला जाएगा, वो गरीब है। ये पूरी दुनिया के हिसाब से वर्ल्ड में किसी भी कंट्री, अब ये कंट्री पे भी डिपेंड करता है। इंडिया में गरीबी क्यों बोली जाती है, भाई एवरेज इनकम कम हो जाता है। ऐसे तो पैसा बहुत है लेकिन एवरेज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जब सबका बराबर करना पड़ता है तो गरीबी आ जाती है ना। क्योंकि यहाँ पे 10% लोगों के पास इतना पैसा है जितना 90% लोगों के पास नहीं है, यही दिक्कत है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या बोलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेफिनेशन कैसे डिफाइन की, उसने बोला कि जो बंदा एक दिन में $1.35 खर्च नहीं करेगा वो गरीब कहलाएगा। और वर्ल्ड बैंक का डाटा क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि अगर एक आदमी $2 नहीं खर्च कर पाएगा वो गरीब कहलाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, इंडिया के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। $2 का मतलब अगर $75 हुआ तो 150 रुपीज़। तो हम वहाँ पे देखो
25-25 30-30 रुपये में मंथ और दिन निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से अलग है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पूरी दुनिया में जो आदमी $2 पर डे खर्च नहीं कर पाएगा तो वो पुअर कहलाएगा। इसने एक और डेफिनेशन दी कि एक्सट्रीम पुअर कौन हो जाएगा, जो $1.25 खर्च नहीं कर पाएगा। ये $1.25 $1.35 आपको याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग कितना पैसा पर डे खर्च करने वाला इंसान गरीब नहीं कहलाता। तो आंसर होगा 1.35। इससे ऊपर वाला भी गरीब नहीं होगा, इससे नीचे आ जाओगे तो पुअर कहलाएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसके अकॉर्डिंग पुअर कौन होगा, जो दिन का $2 नहीं खर्च कर पा रहा, और एक्सट्रीम पुअर होगा जो $1.25 भी डॉलर नहीं खर्च कर पा रहा। ठीक है, चलिए देखो आगे मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे, देखो पॉवर्टी इन इंडिया मोर बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मैक्सिमम। भाई पैसा तो बहुत है, लेकिन जब वो 130 करोड़ आबादी में बंट जाता है ना, तो इस केस में हर बंदे के हिसाब से इनकम कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे गरीबी की। यहाँ पे आपको यहाँ से समझना होगा। देखो तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया में पॉवर्टी क्या है, एक तो इनकम है, इनकम इनइक्वालिटी है, मतलब इनकम एक जैसी नहीं है। किसी की तो करोड़ों में इनकम है, किसी का दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाया जा रहा। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, जहाँ पे मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन अगर 100% है, उसमें से सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास 90% पैसा है। पूरी देश का जितना पैसा है वो 10% लोगों के पास है, और बचा हुआ 90% 10% के पास है और 10% 90 के पास है। मतलब अगर 100 रुपीज़ है उसमें 10 रुपये हैं 90 लोगों के पास, और जो बचे हुए 10 लोग हैं उसके पास 90% प्रॉपर्टी है, 90 रुपये है 10 बंदों के पास। तो यही दिक्कत है कि 10% पॉपुलेशन के पास ही मैक्सिमम पैसा है, और जो बची हुई 90% है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन लोग कम है। दोबारा से सुन लो कि इंडिया में जो पैसा है उसमें 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है, और बचे हुए 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है। तो बस यही दिक्कत है कि इनकम इनइक्वालिटी की वजह से इंडिया का डाटा बहुत डाउन आता है, इंडिया पॉवर्टी में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉवर्टी को मेजर करने का जो मेथड है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये तो कंपलसरी आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं मेथड, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, मेथड को देखो। सबसे पहले एक होता है लॉरेंस कर्व, एक लॉरेंस कर्व होती है LORENZ। लॉरेंस कर्व क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉरेंस कर्व जो होती है वो किसके रिलेटेड यूज़ की जाती है। तो आंसर होगा टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। ये किसके लिए यूज़ की जाती है, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, तो उसके लिए एक लॉरेंस ने एक कर्व दी थी, एक डाटा बनाने का तरीका बताया था कि आप ये वाली कर्व बना दो। कैसे, उसने एक यहाँ पे क्या किया, एक सीधा सीधा डाटा लिया, उसमें से 45 डिग्री रख दिया बैलेंस, मतलब ये एक लाइन खींच दी कि भाई ये है आपकी पॉवर्टी लाइन 45 डिग्री पे। तो 45 का मतलब इक्वल, ना तो गरीबी से ऊपर ना नीचे, मतलब पूरा जितना चाहिए उतना चल रहा है। अब यहाँ से ये बोला कि मान लो ये दो कंट्री हैं, एक यहाँ पे मैंने बना दी ए और एक बना दी बी, ये बना दी ई। यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिया, पॉपुलेशन के हिसाब से, ऊपर लिया मैंने इनकम के हिसाब से। जिसकी जितनी इनकम उसी पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर बंट जाए, खर्चे पूरे हो गए, इसका मतलब गरीबी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बोला कि जैसे यहाँ पे देखिए ए की कर्व, मैंने ए को मान लिया, मान लीजिए एक यूएसए एक इंडिया है। अब इंडिया में यूएसए से कंपेरिजन करें तो इंडिया गरीब हो जाता है। ये जो इस बैलेंस लाइन पे हुआ, बैलेंस लाइन का मतलब जितना पैसा है उतने ही खर्चे हो रहे हैं, जितनी इनकम उतने ही खर्चे। अब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना, तो इंडिया में दिक्कत है पॉपुलेशन की। अगर यहाँ से जो कर्व है, अगर ये कर्व जो पॉवर्टी लाइन है 45 डिग्री उससे दूर जाती चली जाएगी, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी का जो गैप है बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए अगर किसी की जो लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंग, किसी में जो पॉवर्टी लाइन से उनकी जो लॉरेंस कर्व है वो गैप ज़्यादा है, इस इक्वलिटी लाइन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है। अगर ये जितना पास आ जाएगा उतनी पॉवर्टी कम हो जाएगी, क्योंकि इक्वल पहुँच गया तो पॉवर्टी खत्म होगी। देखो यहाँ पे देखो, यूएसए नियर इक्वलिटी लाइन मीन्स यूएसए हैज़ लेस इनकम इनक्वालिटी एज कम्पेयर टू इंडिया। मतलब यहाँ पे जो ए थी, एक ए थी एक बी थी। अगर आप ए को ध्यान से देखो तो ए आपकी इक्वलिटी लाइन के जो पास है, जो इनकम का गैप है, इनकम का गैप है लोगों के पास पॉपुलेशन के हिसाब से, सबकी इनकम का जो गैप है वो क्या है, बिल्कुल पास है। मतलब पास है, पास होने का मतलब कि गैप कम है, डेट मीन्स कि वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत कम है। और इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इनइक्वालिटी गैप भी ज़्यादा हो जाता है। तो जितना गैप ज़्यादा होगा,
अगर पूछा जाए जो 49 डिग्री इक्वल लाइन है इनइक्वालिटी में लॉरेंस कर्व में, अगर वो गैप बढ़ जाए कर्व का, लॉरेंस कर्व का गैप बढ़ जाए तो इट मीन्स कि वहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो लॉरेंस कर्व है ये किसके रिलेटेड यूज़ की जाती है, तो आपको आंसर देना है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है आपकी इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। और इसका अगर गैप बढ़ता चला जाएगा, जो लॉरेंस कर्व है जो दूर होती चली जाएगी, इट मीन्स कि इनइक्वालिटी गैप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ की बात होगी। अगर अब पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए ग्राफ के हिसाब से इनकम इक्वालिटी को निकालने के लिए कौन सी कर्व यूज होती है, तो आंसर होगा लॉरेंस कर्व। लेकिन अगर पूछा जाए कि न्यूमेरिकल मेथड जिसमें नंबरों में मेंशन किया जाएगा कि भाई 0.1% का गैप है, 0.2% का गैप है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक बनता है पूरा, तो इसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? गिनी कोफिशिएंट। तो 2 पॉइंट याद रखना कि अगर इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए लॉरेंस कर्व की यूज़ की जाए तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, और अगर न्यूमेरिकल डाटा देखना हो, नंबरों में देखना हो, तो उसके लिए हम लोग गिनी कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए कि गरीबी लाइन में इनइक्वालिटी गैप जो होता है इनकम का, उसको कैसे निकाला जाता है, लॉरेंस कर्व और न्यूमेरिकल मेथड जिसको बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट से। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर होगी। इसके बाद दोबारा से हम थोड़ी सी और भी कमेटी जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार जो पढ़ा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ दिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉवर्टी होती क्या है, मैंने ये बताने की कोशिश की कि मिनिमम और बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, ना कि सेकेंडरी एजुकेशन, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी देखो प्राइमरी हेल्थ की बात की गई है, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात की है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बीटेक या एमटेक करने के बाद ही आप लोग एजुकेशन आपकी कंपलसरी है। सिंपली प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी है अगर गरीबी लाइन के ऊपर आना तो। उसके बाद 2 तरह की गरीबी होती है, एक होती है अबव पॉवर्टी लाइन, एक होती है बीपीएल, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये आपके कार्ड भी बनते हैं जिसके आधार पे राशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे फिर मैंने आपको 3 कमेटी बताई, तीनों के बाद डाटा आपको याद रखना है। फिर मैंने बताया डाटा कलेक्शन कौन करता है, पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, फिर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ा, बहुत अच्छी से समझ आ गया होगा, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। और इसके बाद मैंने कर्व बताया और आपको गिनी कोफिशिएंट मेथड बता दिया। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी और भी 1-2 कमेटी जहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले 1993 में एक कमेटी है जिसका नाम था लकड़वाला कमेटी, ठीक है, लकड़वाला कमेटी। तो इसने क्या बोला कि जो पॉवर्टी लाइन है शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट। तो 1993 में जो लकड़वाला कमेटी आई थी, इसने क्या रिकमेंड किया था कि जो पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है इसको पूरे इंडिया के हिसाब से तो नहीं बनाया जाए। इसको कैसे बनाया जाना चाहिए? इसको बनाया जाना चाहिए स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से पॉवर्टी अलग अलग होगी। अब मान लीजिए हम लोग बात करते हैं यूपी की, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। अगर इंडिया के हिसाब से पॉवर्टी ने बता दिया तो इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे JNK में देखो तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सैफरन वगैरह होता है वो सिर्फ इंडिया JNK में होता है। तो इस हिसाब से यहाँ तो सस्ता पड़ेगा, यहीं जहाँ दूर चलता चला जाएगा महंगा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ की महंगाई डिपेंड करती है उनके लोकल एरिया में किस चीज़ की प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन जिस चीज़ की ज़्यादा हुई वहाँ महंगाई वो उस चीज़ की कम हो जाएगी, है ना। जैसे यूपी में ले लो, गन्ना बहुत होता है, वहाँ पे शुगर सस्ती मिलेगी, वहाँ पे शुगर की फैसिलिटी ज़्यादा है, और उसी को अगर आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे, दूर दूर स्टेटों में बेचना स्टार्ट कर दोगे, दैट मीन्स कि वो महंगा होता चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन सी कमेटी है जिसने ये रिकमेंड किया था कि पॉवर्टी लाइन डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट स्टेट के लिए। ये डिपेंड करनी चाहिए कि इन्फ्लेशनल एक्सपेंडिचर से स्टेट का ऊपर का जो स्टेट है उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसका इन्फ्लेशनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे कौन सी चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टेट ऐसी यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, अपना कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। सो आपको याद रखना है कि लकड़वाला कमेटी थी जिसने ये बताया था कि पॉवर्टी लाइन जो है वो स्टेट के हिसाब से होनी चाहिए, हर स्टेट की अलग अलग होनी चाहिए। एक हो गया। दूसरा 2009 में एक कमेटी आई, NC सक्सेना कमेटी। इसने क्या बोला कि जो रिपोर्ट है ऑन BPL फैमिली ऑफ रूरल एरिया, जो रिपोर्ट है किसके ऊपर? जो BPL फैमिली है कहाँ पे? रूरल एरिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो NC सक्सेना कमेटी थी इसने जो रिपोर्ट दी थी वो किसके ऊपर दी थी, तो आंसर होगा जो BPL फैमिली थी गाँव के एरिया में। और एक आई थी SR हसीम कमेटी, तो इसने रिपोर्ट जो दी थी इसने सिटी एरिया के ऊपर BPL फैमिली की रिपोर्ट दी थी।
मतलब बीपीएल जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन की जो डाटा है, रिपोर्ट बनाई थी किसने की थी, वो एनसी सक्सेना कमेटी ने, और 2010 में आई थी एसआर हसीम कमेटी ने, उसने सिटी एरिया में की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसी सक्सेना कमेटी किसके रिलेटेड थी, तो ये थी बीपीएल फैमिली रूरल एरिया के लिए। और जो थी आपकी एसआर हसीम कमेटी, ये थी अर्बन एरिया के लिए। बीपीएल फैमिली जो है कहाँ रहती हैं, जो अर्बन एरिया में रहती हैं। नेक्स्ट कमेटी देखिए 2016 में अरविंद पंजीरिया टास्क फोर्स, तो इसने क्या सजेशन किया था, इसने क्या बोला, इसका सजेशन था ऑन एरेडिकेट पॉवर्टी। इसका सजेशन दिया था कि एरेडिकेट मतलब पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए। तो ये कमेटी आपको सिर्फ सीधी सीधी पूछी जाएगी किसके रिलेटेड है, तो आंसर होगा पॉवर्टी के रिलेटेड है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा सबसे पहले आंसर होगा कि पॉवर्टी के रिलेटेड है। अब पूछा जाएगा कौन सी कमेटी थी जिसने बीपीएल फैमिली की रिपोर्ट बनाई थी रूरल एरिया में, तो आंसर होगा एनसी सक्सेना। पूछा जाए कौन सी कमेटी जिसने बीपीएल फैमिली अर्बन एरिया की रिपोर्ट दी थी, तो आंसर होगा एसआर हसीम कमेटी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कॉमन सी बात है कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, ये तो सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे रीज़न आप खुद भी बना सकते हो, बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो एवरेज इनकम कम हो जाती है, तभी आप बोलते हो गरीबी है। दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, इसलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या कौन होता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई जैसे मोदी जी ने बोला था एक बार कि पकोड़ा बेचना भी एक रोज़गार है, तो वो कौन सा रोज़गार है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सब कुछ। जैसे इंडिया एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है, और ये रियलिटी है, जो कंट्री एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होती है तो वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सोर्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो देश तरक्की ज़्यादा करेगा, इसलिए इंडिया में भी एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम हो रहा है, और इंडिया ज़्यादा किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कम है इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, जिससे गरीबी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है, करप्शन की दिक्कत है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे कम है, तो बहुत सारे रीज़न है जिससे आप बोल सकते हो कि इंडिया में पॉवर्टी होती है। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा पॉवर्टी के ऊपर, जो आई होप आपको समझ आया होगा। तो पॉवर्टी के रिलेटेड मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई, कौन सी कमेटी बताई, तो ये आपको पता होना चाहिए। बीपीएल क्या होता है, एपीएल क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या होती है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। तो पॉवर्टी के ऊपर यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके साथ साथ हम इसी में पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हो, कौन है जो अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि लोगों को भी यही नहीं पता कि अनएम्प्लॉयमेंट मैं किसको बोलूँगा। अभी आपको देखो बहुत मज़ा आने वाला है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो इंडिया में 135 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन, बोल सकते हो 130-135 करोड़ हो गया। इसमें जो 60 करोड़ हैं वो हैं वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, और 75 करोड़ है नॉन वर्किंग, जो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चों के दिमाग में होता है कि जो काम कर रहे हैं, भाई देखो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अब कि किसी का बड़ी कंपनी है जैसे अंबानी है, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये बड़े बड़े लोग अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी से नहीं होता कि सरकारी नौकरी एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या होता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग से। अगर मैं बोलूँ कि 60 करोड़ आबादी जो देश की वर्किंग कर रही है, 75 करोड़ नॉन वर्किंग है, तो हम ये 75 करोड़ को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, ये तो एम्प्लॉयमेंट है ही है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे भाई, इस 75 करोड़ में ऐसे लोग भी आते हैं जो बच्चे भी होंगे, छोटे बच्चे, डेफिनेटली उसको हम अनएम्प्लॉयड तो नहीं बोलेंगे। इसमें सीनियर सिटीजन भी आते हैं, तो सीनियर सिटीजन वैसे भी काम नहीं कर सकते, उसको आप अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोल सकते। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नॉन बिलिंग हैं, जिसको काम से लेना देना ही नहीं है, आप कुछ भी बोलो वो नहीं करना चाहते, काम है बट करना नहीं चाहते, उसको भी आप किस में काउंट नहीं करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं कर सकते। इसमें डिसेबल भी हो जाते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप भी नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलेंगे 75 में से, जो काम नहीं कर रहे, और वो कौन से वाले, जो विलिंग टू वर्क हैं, जिसको काम करने की इच्छा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। सो दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग कौन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आता, जो अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। तो ध्यान से सुनना, जो सीनियर सिटीजन है नॉट अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन है नॉट अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
नॉन बिलिंग जो करना ही नहीं चाहते वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, डिसेबल अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आता, बिलिंग टू वर्क हैं, काम करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, दीज आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम बोलेंगे ये है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बिलिंग टू वर्क वाले या एबल टू वर्क जो काम करने के योग्य हैं वो कौन है, सिर्फ एज 15 से लेके 59 के बीच बीच में जो लोग काम करने के लिए बिलिंग है और उसको अगर काम नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो समझ आया अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाता है, जो काम करने के लिए बिलिंग है, उसकी एज, बच्चे नहीं होने चाहिए 14 साल तक, 15 से लेके 59 के पास सीनियर सिटीजन हो जाता है इसके बाद। तो इसके बीच बीच में जो भी आदमी काम करने के लिए बिलिंग है बट उसको काम नहीं मिल रहा, उसको मैं बोलूँगा दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने डाटा बना दिया आगे। 135 करोड़ में से मान लीजिए एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ खाली, 100 करोड़ हैं जो है बिलिंग एंड एबल, जो काम करने के लिए बिलिंग है। ठीक है, मान लीजिए कि जो 35 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें बच्चे आ जाते हैं, सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, डिसेबल्ड आ जाते हैं, नॉट बिलिंग टू वर्क आ जाते हैं, ये तो वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा, है ना, ये वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा। अब इसमें जो 100 करोड़ मैंने लिया, ये मान लीजिए काम करने के लिए विलिंग है, ये काम करने के लिए विलिंग है 15 से 59 ईयर एज की, और 60 करोड़ इसमें से क्या है जो वर्किंग एम्प्लॉयड है, मतलब ये काम कर रहे हैं, ये तो वैसे बाहर हो गए, ये तो काम, इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट काउंट ही नहीं करेंगे। इसमें से 60 करोड़ मान लीजिए वो वर्किंग एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्क फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। और 40 करोड़ जो बच गए उसको बोलते हैं नॉन वर्किंग, ये है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काम करने के लिए 100 करोड़ आबादी बिलिंग थी, उसमें से 60 करोड़ जिसको काम मिल गया वो वर्किंग एम्प्लॉयड है। वर्किंग एम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं हम लोग, कि उसको वर्क फोर्स बोला जाएगा या एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। और जो 40 करोड़ काम करने के लिए एबल थे बट उसको काम नहीं मिला, उसको बोलेंगे नॉन वर्किंग। और ये जो नॉन वर्किंग है ये कौन से है, इन सबको छोड़ के ये जो नॉन वर्किंग है ये होंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कौन से हुए, जो काम करने के लिए विलिंग है बट उनको काम नहीं मिला, उनको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। उनका एज 15 से लेके 59 तक होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकाला कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, विलिंग टू वर्क या एबल टू वर्क बट डिड नॉट गेट वर्क, जिसको काम नहीं मिला हो उन सबको हम बोलेंगे ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तो आई होप कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है अब तो आपको समझ आ गई होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कौन होता है, कि जो वर्किंग फोर्स है लेकिन उसको काम नहीं मिला, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसमें आपका सीनियर सिटीजन, चाइल्ड, डिसेबल्ड, ये सब कुछ जब काउंट नहीं होता, या नॉन बिलिंग है ये सब कुछ काउंट नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़े से कंक्लूजन निकाले हमने। अगर पूछा जाए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है तो आंसर होगा सर लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स मतलब जो काम करने वाली फोर्स है, उसमें से अगर मैं वर्क फोर्स निकाल दूं, जैसे आपने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 100 करोड़ थी जो थी लेबर फोर्स, जो काम करने के लिए बिलिंग थी, उसी को बोलते हैं लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में से किसको काम नहीं मिला, वो होंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यही तो बोलोगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलोगे, टोटल लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट कौन है, टोटल लेबर, काम करने वाली फोर्स, उसमें से जो काम मिल गया उसको निकाल दो, बचाओ कौन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए टोटल 100 आपकी लेबर फोर्स, उसमें से काम मिल गया 60 को, तो बचे कौन, 40, अनएम्प्लॉयमेंट बच गए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो मतलब जो लेबर फोर्स है वो कितना काम कर रही है, कितना परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं, वो कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकलती है, आपने मेरे से मैथ में परसेंटेज पढ़ा होगा। तो परसेंटेज निकालना लेबर फोर्स कितनी है, तो लेबर फोर्स ऊपर रखोगे किसमें से, टोटल पॉपुलेशन की, और मल्टीप्लाई 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज के लिए, क्योंकि लेबर फोर्स कितनी है कहाँ से निकालोगे, टोटल में से तो निकालोगे कि भाई 135 करोड़ में मान लीजिए 100 करोड़ लोग हैं जो क्या है, लेबर फोर्स है, काम करने के लिए बिलिंग है, क्योंकि इन्हीं में से अनएम्प्लॉयमेंट भी निकलता है, तो इसकी परसेंटेज होगी जिसको भी निकालना है। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ऊपर रखो, नीचे टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकाला जाता है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्क पॉपुलेशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि लेबर के अंदर ही वर्क आती है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालो, कैसे निकालोगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट किस में से निकलते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, टोटल पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं निकलती, उसमें से निकलती है जो लोग काम करने के लिए बिलिंग है, डेट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज निकालनी हो, रेट निकालना हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं और टोटल काम करने वाले कितने से, इतने में से तो नहीं मिला ना इनको काम, और मल्टीप्लाई 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज के लिए। तो ये होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का तरीका। चलिए, टोटल पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा, टोटल कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल काम करने वाले जो एबल हैं वो सारे आ जाएंगे, चाहे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट या जो एम्प्लॉयमेंट दोनों। तो वर्क फोर्स टोटल पॉपुलेशन का मल्टीप्लाई 100, क्योंकि टोटल जो पार्टिसिपेशन जो करना चाहते हैं सारे वो होगी वर्क फोर्स, उसके नीचे रखोगे टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ। दोबारा से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, अगर आपने परसेंटेज पढ़ी होगी आपको समझ आ जाएगा। तो लेबर फोर्स डेफिनेटली कौन होगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन होगा कि जितने लोग काम करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। उसमें से किसको काम मिल गया वो छोड़ दो, बाकी बचे सारे कौन है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन निकालना हो तो लेबर फोर्स ऊपर और टोटल में से मल्टीप्लाई 100, ये आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस में से निकलता है, वो टोटल का नहीं निकलता, वो निकलता अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स में से कितने आए थे, मल्टीप्लाई 100। और टोटल पार्टिसिपेशन रेट टोटल से ही निकलेगा, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो निकलेगा, वर्क फोर्स कितनी है टोटल में से मल्टीप्लाई 100, ये है। अब देखिए 2015 में जो रिपोर्ट आई थी अनएम्प्लॉयमेंट की 2015 में, तो ये था लगभग 38.4% वर्किंग लोग थे जो क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे। और 2015 के बाद ये डाटा निकालना खत्म कर दिया, ये सॉरी वर्किंग थे। 38.4 लोग क्या थे, ये वर्किंग थे जिसको काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट था, बाकी बच गए अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कितना परसेंट हो गया। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि 38% क्या है आपके, 38% क्या है आपके, ये है आपके वर्किंग और बच के जो सारे वो क्या है, डिपेंड अपॉन 38.4%। मतलब एक फैमिली में जितने भी लोग कमा रहे हैं उसमें 38.4% लोग तो काम कर रहे हैं और बचे हुए 61% लोग उनके ऊपर डिपेंड हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इंडिया में गरीबी क्यों आती है, क्योंकि फैमिली में एक बंदा कमा रहा है, 4 खा रहे हैं, इसका मतलब 5 बंदों की इनकम अकेला बंदा कमा रहा है, और जब वो इनकम का खर्चे काउंट होंगे ना वो सारे पांचों के ऊपर निकलेंगे, पांचों टोटल एक एक के ऊपर कितना खर्चा है, तभी गरीबी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से चीज को समझना है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। देखो पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग परसेंटेज कम है भाई, काम करने वाले लोग कम है। यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, याद रखना कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होने से गरीबी नहीं आती है। देखो चाइना ने पहले क्या किया था, पॉपुलेशन के ऊपर रोक लगाई थी, है ना, 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे। उसके बाद जो दूसरा चाइल्ड होता था तो उनको वो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से बाहर कर देते थे। इंडिया में ये पॉलिसी नहीं लेके आ रहे। अब देखो चाइना ने क्या किया, अभी देखो पॉपुलेशन बढ़ना भी इंपॉर्टेंस होता है, किस लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। चाइना ने क्या किया, अभी पॉलिसी लेके आए जो 2 से ज़्यादा बच्चे करेगा उनको अलग से बेनिफिट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि चाइना को ये चीज़ समझ आ चुकी है, अभी वो पहले भी समझ थी, लेकिन उनके पास अभी के हिसाब से प्रोटेक्शन कौन करता है, जो आपकी वर्किंग फोर्स होती है, जो आपके सीनियर सिटीजन नहीं होंगे, जितने ज़्यादा यूथ होगा, जितनी ज़्यादा यंग जनरेशन होगी वही काम होगा, वही ज़्यादा प्रोटेक्शन भी करेंगे। आज के टाइम पे तो चल रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, आज के टाइम पे यूथ है, लेकिन अगले 10-20 साल के बाद यही जो 40-45 साल के लोग काम कर रहे हैं ये सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। और अगर पीछे से बच्चे अभी कम हुए तो वो 20 साल के बाद वो बच्चे काम करने के लिए कम हो जाएंगे, तो यूथ का प्रोटेक्शन कम हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन कंट्री की कम हो जाएगी, तो कंट्री क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। इसलिए तो चाइना क्या कर रहा है, अभी बोल रहा है कि 2-3 बच्चे करो, कोई इशू नहीं है। इटली क्या कर रहा है, इटली ने क्या बोला कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको अलग से बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि पता है फैमिली में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिक्कत होती है। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होना दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें वर्किंग फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। जो वर्किंग परसेंटेज है वो कम हुआ तो वो दिक्कत है मेन, पॉपुलेशन ज़्यादा होना दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद याद रखना कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने से भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से, ये टाइप्स पूछे जाते हैं, ये टाइप्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास इसको हम खत्म करेंगे, इसको कंप्लीट करके, चाहे क्लास थोड़ी लंबी चलेगी कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ तक पहुँच के चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी मतलब जो अपनी मर्जी से क्या है, अनएम्प्लॉयड है, जो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। इट इज़ नॉट अ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, तो हम इसका आंसर देंगे ये अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो खुद नहीं चाहते अनएम्प्लॉयमेंट होना। तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, तो आंसर होगा यस, डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि कौन सा होगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होंगे कि अनवॉलंटरी। तो आंसर होगा अनवॉलंटरी जो होंगे वो होंगे आपके अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो खुद नहीं चाहते थे अनएम्प्लॉयमेंट, और जो खुद वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होते। तो हम जो टाइप पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप पढ़ेंगे। जो खुद नहीं चाहते थे अनएम्प्लॉयमेंट उसके आगे टाइप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आता ही नहीं है। चलिए सबसे पहले देखिए कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सबसे पहले आ गया आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो किसकी वजह से आए, ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न। तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो किसकी वजह से आता है, ये आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रोबोट आ रहे, मशीनें आ रही हैं, तो जो 10 बंदे काम करते थे वो एक मशीन कर देगी। तो इस एक मशीन के चक्कर में ये 10 लोग क्या हो गए, इसमें एक ही बंदा काम करवा देगा, तो 9 बंदे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। यहाँ बोल सकते हो ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न, अगर इस 10 ने इस डिमांड के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, या ड्यू टू चेंज इन डिमांड पैटर्न, जो समय की डिमांड है अगर इसको पूरा नहीं कर पाएगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखिए दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है। दूसरा हम पढ़ते हैं, ये है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आंसर होगा क्या ये टेम्पररी है, क्या ये परमानेंट है। आंसर होगा ये टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मतलब जहाँ तो कोई लीव पे है तो वो भी उस टाइम के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ज़्यादातर ये देखा जाता है जब शिफ्टिंग ऑफ जॉब होती है, जब एक आदमी एक जॉब से दूसरी जगह स्विच करता है, एक छोड़ के दूसरी जगह आता है, तो जो बीच का समय बच जाता है, जो बीच का टाइम बच जाता है, एक जगह छोड़ के एक ही दिन में दूसरी जगह ज्वाइन नहीं करेगा ना, तो बीच में हो सकता है 1 साल वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, 1 साल उसने नौकरी छोड़ दी, तो वो वाला जो गैप होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके बीच में जो गैप है वो काम नहीं कर रहा तो उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं नौकरी छोड़ के घर बैठ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं तैयारी करनी है, 1 साल मैं तैयारी करता हूँ, मैं और कोई एग्जाम में क्रैक करता हूँ और वहाँ नौकरी करता हूँ, तो जो बीच का समय बचा वहाँ पर मैं अनएम्प्लॉयमेंट था, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, वो है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होना। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आता है साइक्लिकल, लिख लो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लेना, CYCLIC, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक सर्कल में वो आएगा, कैसे आएगा देखो, ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की कैसी है, GDP ग्रोथ कैसा है, इंडिया कैसे बर्ड के हिसाब से कितना डेवलपमेंट कर रहा है, उसके हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अगर इकोनॉमिक्स वीक हो जाएगी तो डेफिनेटली सब पे आएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, इनकम कम हो जाएगी, कुछ लोग नौकरियां छोड़ देंगे। तो ये किसकी वजह से आता है, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। अब आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी कंट्री के ये स्टेज होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए,
जो टॉप पे होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी, उसको बोलते हैं बूम। उसको बोलते हैं बूम। और कोई भी चीज़ हमेशा बूम पे नहीं रहती, टॉप पे नहीं रहती, उसका टाइम कम भी आता है। अगर ये डाउन में, बिल्कुल डाउन में आ गया, बुरी कंडीशन में आ गया, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन से धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं रिकवरी। और यहाँ पे हमेशा एम्प्लॉयमेंट होता है। रिकवरी स्टेज में हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि रिकवरी हो रही है, काम बढ़ता जा रहा है, लोग भी काम कर रहे हैं, लोग काम करेंगे तभी तो रिकवरी होगा। जैसे ही बूम से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चाइना अभी बूम पे है, आने वाले 10 साल के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उस केस में ये धीरे धीरे रिसेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और रिसेशन से जाएगा सीधा डिप्रेशन। जब रिसेशन आता है किसी कंट्री में, जब मंदी आती है, उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं होती कि हर बार वो तरक्की पे ही रहे, कभी कभी उसका बुरा टाइम भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आगे आपका नेक्स्ट आ गया आपका इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्री हो जाए, इंडस्ट्री कम हो जाए तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? जो इंडस्ट्री की वजह से आता है। इंडस्ट्री मान लो भाई काम करने के लिए फैक्ट्रियाँ नहीं है, काम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, वहाँ प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आ रहा है? ये बेसिकली आ रहा है आपका लैक ऑफ इंडस्ट्री की वजह से। आगे देखिए, आगे एक आता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पढ़ा लिखा बेरोजगार, ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है। पूछा जाता है सबसे जो बुरा, जो डेंजरस अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा है? तो आंसर होगा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो उल्टा दिमाग चलाएगा हमेशा। तो ये सबसे डेंजरस होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सबसे बड़ी इसकी दिक्कत होती है ब्रेन ड्रेन। क्या होता है? ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन किसको बोलते हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में भी यही है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन पूरे उस प्रकार से उसको नौकरी नहीं मिल रही। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ये इसकी मेन दिक्कत होती है। मेन दिक्कत इसकी क्या? ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन का ड्रेन हो जाना, खाली हो जाना ब्रेन। कैसे? मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई लोगों के पास स्किल भी है, टैलेंट भी है, काम करने का सब कुछ है, लेकिन वो डिजर्व है, उसको वो काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं यूएसए जैसे कंट्री में जाने के लिए। देखो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, जब कोई लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? यूएसए सबसे ज़्यादा यही तो काम करता है, वो फॉरेन की कंट्री से जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको अच्छी सैलरी पे अपने वहाँ रख लेता है, सब कुछ फैसिलिटी देता है और उनसे काम लेता है। अब जो बंदा इंडिया में पढ़ा, इंडिया में अच्छी एजुकेशन की, अब उसके पास काबिलियत इतनी है कि इंडिया उसको अगर अच्छी डिजर्विंग नौकरी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, उससे काम प्रोडक्शन नहीं ले पा रहा है, तो उसको अगर वो यूएसए में शिफ्ट हो जाता है, तो वो जो काम करने का टाइम था, भाई पेड़ तो इंडिया ने लगा दिया, लेकिन जब फल खाने का टाइम था उस टाइम क्या हुआ? वो यूएसए ले गया। तो ब्रेन ड्रेन की जो दिक्कत होती है इसकी वजह से आती है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो उसमें ब्रेन ड्रेन की सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, और इंडिया में सही यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि जो बिहार में रहता है, बिहार में आपको पता आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा बनती है, लेकिन बिहार अभी भी एवरेज में गरीबी में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि जो लोग तरक्की कर जाते हैं वो मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही दिक्कत है, वहाँ पे क्या है? ब्रेन ड्रेन की दिक्कत है। यूपी में, बिहार में क्या है? ज़्यादा ब्रेन ड्रेन की दिक्कत है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट बाहर मिल जाता है, तो वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन वाली दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन सीजन। तो सीजनल मतलब सीजन चेंज होने से अनएम्प्लॉयमेंट आता है। जैसे मान लीजिए कोई फसल है जो बरसात के मौसम में होती है, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो बरसात के मौसम में वहाँ पे उनका फसल अच्छा होता है, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं। वो सीजन चला गया तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट शुरू। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो सर्दियों के कपड़े बनाती है, जैसे सर्दी चली गई तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट देखिए, एक होता है डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? जो दिखता नहीं है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन पे एक फैमिली के 3 मेंबर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हालांकि 2 लोग करते तो भी काम चल जाता, तो एक आदमी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, काम का आउटपुट तो उतना ही आएगा जितना 2 से आना था,
वो जो एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी इंडिया में दिक्कत है। जैसे यहाँ पे ऐसे समझ लो, मान लो 3 आदमी काम कर रहे हैं तो 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं। कोई चीज़ मतलब पेन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, 10,000 बना देते हैं। लेकिन वहीं मैंने क्या किया, 2 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिए, 5 लेबर कर दिए वहाँ पे उसी जगह पे, और उसने अभी भी 10,000 ही प्रोडक्शन किया, क्योंकि मशीन का आउटपुट इतना था, तो आदमी ज़्यादा लगने से क्या हो जाएगा। तो इस केस में प्रोडक्शन तो हुआ 0, लेकिन आदमी 2 चलेगी एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये आदमी जो है ये कौन से हैं, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। इस केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है जैसे 1000 में से अगर 1100 यूनिट प्रोडक्शन हुआ तो इसका मतलब 100 ज़्यादा हुआ, तो ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना 100, लेकिन इस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है 0, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसमें क्या है 0 इन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, तो आंसर होगा 0, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल आता ही नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पार्ट टाइम वर्क या वर्क लेस देन एबिलिटी। भाई पार्ट टाइम वर्क या वर्क लेस देन एबिलिटी, ये कौन सा वर्क होता है, इसको बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसको पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। मान लीजिए किसी आदमी की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी जो एबिलिटी वो ज़्यादा है, लेकिन उसको काम कम मिला, तो वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। पार्ट टाइम का मतलब हो सकता है वो ट्यूशन पढ़ा रहा है या छोटा मोटा नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा है सिर्फ पार्ट टाइम के लिए, वो उसका लिए सेटिस्फेक्शन जॉब नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो मोदी जी ने बोला था कि पकोड़ा बेचना भी एक रोज़गार है, तो भाई ठीक है रोज़गार है, बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन जिस बंदे ने एमटेक बीटेक की हुई है, आईआईटी की हुई है, क्या वो पकोड़ा बेचेगा, तो क्या वो उसके लायक नौकरी थी, है ना। एम्प्लॉयमेंट तो था, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोल सकते, अंडर एम्प्लॉयमेंट है जब उसके काम के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिलता, उसको बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब। तो अभी ये मैंने आपको ये बता दिया डाटा कलेक्शन कौन करता है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ ये थोड़ा सा देख लो कि डाटा कलेक्शन एनएसएस करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट नीति आयोग देता है। आफ्टर कोविड-19 में हरियाणा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था 33.6%। आफ्टर कोविड-19 के बाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। तो ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बता दी। बाकी जब हमारी बुक से आप एमसीक्यूज वगैरह करोगे तो इसमें कुछ और भी चीज़ें आप सीख जाओगे, वो ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा कि भाई इसमें मैंने ये पढ़ा था, ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो एमसीक्यूज और थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं इसको कर लो, बस आपका सारा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। सो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।